हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज परक्विजिट्स। पर परक्विजिट्स कराने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए। देखो, मैंने आपको बेसिक्स करा दिया सैलरी का, और उसके बाद हमने ग्रेड स्केल समझ लिया था। रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर हमने ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी कर ली है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वीआरएस और प्रोफेशनल टैक्स कर लिया है। अलाउंसेस पांचों तरीके के मैंने आपको करवा दिए थे, एचआरए, एंटरटेनमेंट और अदर। अदर के अंदर आपके तीनों आ गए, स्पेशल, लिमिट वाले और आपके फुल्ली टैक्सेबल। फिर मैंने आपको प्रोविडेंट फंड करवा दिया, रिलीफ करवा दिया एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C करा दिया। तो एक तरीके से हमने इतना सारी चीजें अपनी सैलरी पोर्शन के अंदर कवर कर ली है, एंड अभी इतना ही और करना है, क्योंकि परक्विजिट कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आज मुझे आपको एक छोटी सी बात बतानी है। बेटा देखो, आप रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहोगे, लिमिट्स रिवाइज करते रहोगे, तभी एग्जामिनेशन डे पे अपना इनकम टैक्स का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं हो सकता कि 2 दिन एग्जामिनेशन से पहले बैठे सब कुछ रिवाइज किया, नहीं, लिमिट्स ही याद नहीं होगी। अगर रेगुलर बेसिस पे आप रिवाइज करते हुए नहीं चलोगे तो काम नहीं बनने वाला है। देखो, हमने इतनी सारी चीजें कवर कर ली। अभी तो ये सैलरी की बात है, पीजीबी पे तो इससे भी, सैलरी से भी डबल बड़ा टॉपिक है आपका। तो बहुत सारी चीजें हमें रिवाइज करनी है, बहुत सारे लिमिट्स है, बहुत सारे क्वेश्चन है, एंड आप एक चीज समझना मेरी, मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन इसके अंदर करवाए। ऑफ कोर्स मैं परक्विजिट्स में भी आपको करवाऊंगी, पर क्या ये क्वेश्चन आपके लिए आएंगे? नहीं। आपका आएगा कौन सा? एक बड़ा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको कंपटीशन निकालनी होगी। तो हम इतना सब कुछ क्यों सीख रहे हैं? सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। जितना हमने सीख लिया सिर्फ आपके प्रोविजंस की टेस्टिंग करने के लिए कि आपको प्रोविजन समझ में आया है या फिर नहीं आया। आप सोचो कि ऐसा एचआरए का मेरा ऐसा क्वेश्चन निकल कर आ जाए, एग्जैक्ट जो मैम ने कराया, नहीं आएगा। भाई आपके बहुत सारे कंसेप्ट को टच करके एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन बना के देंगे, तो उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। एक काम आपको और क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी रिवीजन करनी है, एंड नोट्स जो मैंने आपको दे रखे हैं, ये सारे नोट्स हैंड रिटन आपको खुद से अपनी नोटबुक में बनाने हैं। बिकॉज एग्जामिनेशन डेज के टाइम पर आपके ही नोट्स आपको समझ में आएंगे, आपके ही नोट्स आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। आप सोचो कि मैं आपके नोट्स से फटाफट में गो थ्रू कर लूंगा, नहीं। आपको खुद के अपने नोट्स बनाने हैं, जिसकी वजह से आपकी लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहेगी जो भी आप पढ़ रहे हो। खुद से जब चीज कोई लिखते हो ना, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन रहते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं ना कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, या फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करके अपने आप को सिक्योर करना है हमारा A+ ग्रेड। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता है कि अब आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह सब बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करना है कि भाई तुम भी पढ़ लो, मैं पढ़ रहा हूं तो ठीक है। वो बेशक जहां मर्जी से करे, जो जैसे भी अपनी प्रिपरेशन करे, पर आप उनको भी कहो कि आप भी अपनी प्रिपरेशन कर लो। बिकॉज इनकम टैक्स के पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी लिमिट्स आएंगी, भूल नहीं जाओ। इसलिए साथ साथ रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करते चलो। चलो बात करते हैं अब हम परक्विजिट्स की। ऑल टुगेदर बहुत ही बड़ा, बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक, बहुत बड़ा। नहीं नहीं नहीं, छोटा कर लेंगे इसको, अच्छा आसानी से करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखो, मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रखा है परक्विजिट्स का, कि अलाउंसेस और परक्विजिट्स डिफरेंट कैसे हैं। अलाउंसेस के अंदर हम पैसा देते हैं, पैसा। परक्विजिट्स के अंदर क्या करते हैं? परक्विजिट्स के अंदर हम इन काइंड उनको सामान देते हैं, पैसा नहीं देते, इन काइंड देते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर? अलाउंसेस के अंदर हम मेजरली फोकस करते हैं एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने का, कि भाई अलाउंस मिला 100 रुपए का, अमाउंट कितनी एग्जेम्प्ट होगी और फिर कितना टैक्सेबल निकल कर आएगा। परक्विजिट्स में मोस्टली जितने भी परक्विजिट्स है, मोस्टली वर्ड यूज किया है, ऑल नहीं किया, मोस्टली जितने भी परक्विजिट्स है वो आपको आपकी डायरेक्ट टैक्सेबल अमाउंट निकाल कर देते हैं। तीसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है वो क्या है, कि बेटा इनकम टैक्स के अंदर जितने भी मैं आपको परक्विजिट्स कराने वाली हूँ, इसमें आपको हमेशा लॉ पे फोकस करना है। मान लो आपको क्वेश्चन में वैल्यू निकाल के देते हैं कि जो आपका टैक्सेबल परक्विजिट है, जो आपका टैक्सेबल परक्विजिट है वो 1500 रुपीज है। अरे भाई नहीं, क्वेश्चन में आपको आज तक क्या सिखा के आई कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही भगवान है, पर नहीं, इनकम टैक्स के अंदर क्वेश्चन भगवान नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर उसका जो लॉ है वो ही प्रिवेल करेगा। तो लॉ के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। बहुत बार ऐसा हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेंगे ये टैक्सेबल परक्विजिट है। अरे भाई नहीं, मैं अपना खुद निकालूंगा। तो परक्विजिट क्या होता है? एक बेनिफिट है, एक फैसिलिटी है जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय लिख लेना। ये रिसीव किया जाता है जब हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर किया। भाई रहने को घर दे दिया, ठीक है, RFA के अंदर आ गया, उसके बाद गाड़ी दे दी, उसके बाद कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, एसेट्स को यूज करने का राइट दे दिया, होटल में रहने का स्टे दे दिया, मतलब कुछ बेनिफिट देना एम्प्लॉय को, परक्विजिट का पार्ट है, पर पैसे नहीं दिए। कार फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, सारे क्या होते हैं? परक्विजिट का पार्ट होते हैं। सबसे पहला परक्विजिट जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो क्या है? हाउस फैसिलिटी, जिसको बहुत प्यार से आपके सारे क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया जाएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन।
एचआरए और आरएफए डिफरेंट कैसे है? एचआरए में हम ये कहते हैं कि भाई आप किराए पे रह लो, आप रेंट दे दो और रेंट का रिम्बर्समेंट हम एज अ फॉर्म ऑफ एचआरए कर देंगे आपको। जितना अमाउंट हम देंगे और जो भी हमारी 3 कंडीशन थी उसमें से लीस्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आरएफए में हम क्या कर रहे हैं? आरएफए में उसको रेंट नहीं दे रहे, आरएफए में कह रहे हैं कि भाई तू घर ही ले ले, घर पे रह ले। एचआरए में उसको पैसे दे रहे थे कि रेंट तेरे को भरना पड़ रहा है, तो इसलिए वहां पे पैसे दे रहे एडजस्ट हो जाएंगे। आरएफए में उसको रहने के लिए घर ही दे रहे हैं हम। अब देखो बाइफर्केशन क्या होती है, या तो आपका एम्प्लॉय होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर आपका एम्प्लॉय होगा अदर एम्प्लॉय। हाँ मैम, ये बाइफर्केशन तो हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना होगा? अभी मैं बेटा बात कर रही हूँ आपके अनफर्निश्ड हाउस की, कि भाई सिर्फ घर घर दिया है, उसके अंदर कुछ नहीं लगा हुआ, एसी फ्रिज पंखा कुछ नहीं लगा हुआ, अनफर्निश्ड हाउस, सिर्फ घर दिया, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या अमाउंट मेरी टैक्सेबल होगी, क्या अमाउंट मेरी परक्विजिट का पार्ट बनेगी? वो अमाउंट जो कि गवर्नमेंट की लाइसेंस फीस में लिखी होगी, टैक्सेबल एज पर द लाइसेंस फीस ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट। आपको वो अमाउंट जो होगी क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दिमाग ही नहीं लगाना, क्या अमाउंट आपकी टैक्सेबल होगी, लाइसेंस फी में जो लिखी होगी, और लाइसेंस फी आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी। बात करते हैं अदर एम्प्लॉय की। कहानी कहाँ पे पलटती है? अदर एम्प्लॉय पे। अदर एम्प्लॉय में दो बाइफर्केशन है, या तो घर एम्प्लॉयर का है, या फिर घर एम्प्लॉयर ने भाड़े पे ले रखा है। या तो एम्प्लॉयर अपने खुद के घर में कहते हैं कि भाई तू तो मेरा खास बंदा है, तू मेरे घर में रहे। घर एम्प्लॉयर का, मेरे घर का मतलब एम्प्लॉयर का खुद का खरीदा हुआ घर है, या फिर एम्प्लॉयर ने उसको खुद रेंट पे लेके आपको दिया है। एम्प्लॉयर का अगर घर खुद का खरीदा हुआ है तो टैक्सेबल अमाउंट क्या बनेगी? ध्यान दे रहे हो? एग्जेम्प्ट नहीं कह रही मैं आपको, टैक्सेबल क्या बनेगी, मतलब देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, डायरेक्ट जो अमाउंट निकल कर आएगी वो आपकी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगी। टैक्सेबल अमाउंट क्या निकल कर आएगी? 5%, 7.5% और 10% ऑफ सैलरी। मैम क्या मतलब? सैलरी का 5%, 7.5% या 10%। पर मैम स्लैश है, मतलब 5 कब लगेगा, 7.5 कब लगेगा, 10 कब लगेगा? वो डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन के ऊपर। ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सैलरी का कब 5 लगेगा, कब 7.5 लगेगा और कब 10 लगेगा। अगर एक एरिया की पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है, बताओ, एक एरिया की पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है, तो सैलरी का 5% जो होता है आपका टैक्सेबल आरएफए बन जाएगा। अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा की है और अप टू 40 लाख है, तो 7.5% जो होता है आपकी सैलरी का वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड एरिया की पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ऊपर की है तो 10% आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, फोकस देने वाली बात क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या कंफ्यूज करने के लिए आपको बोलते हैं एग्जैक्टली 15 लाख है, बच्चे कंफ्यूज कि 15 लाख पे 5% लगाओ या 7.5% लगाओ। अब आप देख के बताओ, अगर आपको एग्जैक्टली 15 लाख दे दिया जाए तो क्या लगाओगे? मैम 5%। अगर आपको एग्जैक्टली 40 लाख दे दिया जाए तो क्या लगाओगे? 7.5%। तो यह चीज ध्यान में रहेगी। चलो मैं आपके लिए एक नोट भी बना देती हूँ ताकि कभी फ्यूचर में गलत ना करो। अगर आपकी आपकी पॉपुलेशन जो है 15 लाख है तो 5% लगाओगे। अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो 40 लाख की है तो 7.5% लगाओगे। समझ में आ गया? ध्यान रहेगा। ठीक है, तो मैम एक चीज समझ में आ गई कि अदर एम्प्लॉय के केस के अंदर अगर जो घर है वो एम्प्लॉयर का खुद का खरीदा हुआ है तो मेरी टैक्सेबल अमाउंट क्या बनेगी? 5% अगर पॉपुलेशन 15 लाख तक है, 7.5% अगर पॉपुलेशन 40 लाख तक है, और 10% अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा की है। पर मैम क्या क्वेश्चन मेरे को हमेशा 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 बताएगा कि पॉपुलेशन कितनी है? कभी कभार बताएगा, कभी कभार नहीं बताएगा, और जब नहीं बताएगा तब आपको लगाना है दिमाग। मैम मैं कैसे दिमाग लगाऊं, मुझे कैसे पता एरिया की पॉपुलेशन क्या है? देखो लेट सपोज आपको नाम दे दिया दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, मेट्रो सिटीज का नाम दे दिया, तो ऑब्वियसली ना यार पॉपुलेशन तो उसकी 40 लाख से ज्यादा की ही होगी। दिल्ली के अंदर क्या सिर्फ 40 लाख लोग ही रहते हैं? दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो करोड़ों के अंदर है। तो आप समझो एक चीज को, अगर आपको मेट्रो सिटीज का नाम दे दिया, जिन सिटीज को आप जानते हो, जिन स्टेट्स को आप जानते हो, आपको ऐसी जगह का नाम दिया जिनको आप जानते हो, स्टेट्स का नाम दिया, तो क्या उसके अंदर 40 लाख की पॉपुलेशन होगी? नहीं ना। तो ऑब्वियसली दिमाग लगाना कि उसके अंदर मुझे सैलरी का 10% लेना है। वैसे तो 90% क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा कि पॉपुलेशन कितनी है, पर अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो मुझे लगाना है अपना दिमाग। और दिमाग कैसे लगाना है कि अगर मेरी जो स्टेट्स है वो बड़ी बड़ी स्टेट्स है, इसका मतलब पॉपुलेशन ऑब्वियसली 40 लाख से ज्यादा की होगी, सैलरी का 10% मैं टैक्सेबल कर दूंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मैम सैलरी, सैलरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या हुआ? आ जाओ। सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है MBADCD। MBABCD, MBABCD का मतलब क्या होता है? मैं बोलू ABCD।
ठीक है, मैं बोलूं ABCD। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो ये सैलरी यहाँ पे करोगे ना 5%, 7.5, 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कैसे निकलेगी, कौन सी सैलरी की बात करते हैं, ये MB ABCD की सैलरी की बात करते हैं, मैं बोलूं ABCD की सैलरी। अब M से क्या है, अदर मॉनेटरी इनकम, मतलब कोई और मॉनेटरी इनकम, ज्यादा यूज नहीं होता, क्वेश्चन के अंदर सीधी लाइन लिखी हुई मिलेगी कि अदर मॉनेटरी इनकम, अगर ये लाइन लिखी हुई मिल जाए तो सैलरी की कॉम्पिटिशन में इसको ले लेना। बी का मतलब क्या है यहाँ पे, बोनस। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, टैक्सेबल अलाउंसेस। बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बेसिक सैलरी। सी का मतलब क्या हो गया, कमीशन। और कमीशन में मैंने लिखा ऑल टाइप, मतलब टर्नओवर कमीशन भी और परसेंटेज कमीशन भी, दोनों तरीके की कमीशन इसमें ऐड हो जाएगी। और डी का मतलब यहाँ पे क्या है, DA, पर DA पे फोकस करना, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होगा, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होगा। तो मैं एक चीज समझ गई कि मैम अगर अदर एम्प्लॉय है, घर एम्प्लॉयर का है, तो टैक्सेबल अमाउंट होगी 5, 7.5 एंड 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी कौन सी, सैलरी होगी मेरी MB ABCD, मतलब मैं बोलूं ABCD, इसका मतलब अदर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, इसका मतलब क्या है मेरा बोनस, इसका मतलब टैक्सेबल अलाउंसेस, इसका मतलब बेसिक सैलरी, इसका मतलब कमीशन सारे टाइप की, और इसका मतलब DA जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। इजिली लर्न हो गया। इसके अंदर कभी भी कैलकुलेशन में, जब भी हम सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं RFA को निकालने के लिए, तो परकोजेट्स को आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब कोई भी परकोजेट की वैल्यू आपको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी, आपको सिर्फ MB ABCD याद रखना है और वही वैल्यूज लेनी है, परकोजेट्स को आपको एक्सक्लूड करके चलना है। समझ में आ गया ये? ओके। अदर एम्प्लॉय, घर एम्प्लॉयर का, तो टैक्सेबल अमाउंट ये हो जाएगी। फिर दूसरी चीज, अगर एम्प्लॉयर ने हायर कर रखा है, एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, एम्प्लॉयर गरीब बेचारा, उसने क्या किया, आपको घर देने के लिए घर भाड़े पे ले लिया, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या निकलेगी, सैलरी का 10%, यहाँ पे 5%, 7.5% वाला फंडा ही खत्म, कहते हैं सीधा सैलरी का 10% या फिर हायर चार्जेस जो एम्प्लॉयर पे करेगा, विच एवर इज लोअर, आपका टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा। तो बेसिकली मैंने कहा कि अगर घर भाड़े पे ले रखा है एम्प्लॉयर ने, तो टैक्सेबल अमाउंट एम्प्लॉय के लिए क्या बनेगी, 10% ऑफ सैलरी या फिर हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। अच्छा, ये तो वो सिनेरियो हो गया, ये तो वो सिनेरियो होगा जब हम RFA दे रहे हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं फ्री में। ऐसा भी तो केस हो सकता है कि भाई एम्प्लॉय कहते हैं कि भाई मैं इतना भार नहीं ले सकता, मैं इतना बोझ नहीं लूंगा, मैं थोड़े बहुत आपको पैसे दे देता हूं, मतलब मैं RFA, अगर मेरे को फैसिलिटी मिल रही है कंसेशनल प्राइस के ऊपर, तो जितना अमाउंट कंसेशनल प्राइस के ऊपर, तो जितना अमाउंट एम्प्लॉय पे कर रहा है वो इसमें से माइनस कर देना। भाई मेरा टैक्सेबल परक्विजिट निकल कर आया लेट सपोज 10,000 रुपीज का, एम्प्लॉय ने मेरे को 500 रुपए दे रखा है, तो टैक्सेबल कितना निकालूंगी, 9500। तो अगर एम्प्लॉय ने कोई अमाउंट ऑलरेडी दे रखी है तो उसको माइनस करना ना, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है। चलो, ये इतनी कहानी ओके है। ये कहानी आपकी बात करती है अगर जो आपका घर है वो अनफर्निश्ड है, एम्प्लॉयर ने आपको सिर्फ घर घर रहने को दिया है, अंदर तामझाम कुछ नहीं है, खाली है। अब अगर तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये मेंशन है कि आपका जो हाउस है या एम्प्लॉय को जो हाउस दिया गया है वो फर्निश्ड है, इसका मतलब फर्नीचर भी उसके अंदर है, तो इस चीज के साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है। इसी का मतलब यहाँ पे मैंने प्लस लगा रखा है कि अगर आपका घर जो है, क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं, क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको लिखेगा कि X इज गिवन फर्निश्ड हाउस, अगर ये वर्ड फर्निश्ड दिख गया इसका मतलब घर जो है इसमें ये तो निकलेगा ही, और फर्निश्ड की भी आपकी टैक्सेबल परक्विजिट अलग से निकलेगा। इसका मतलब मुझे RFA के क्वेश्चन के अंदर हमेशा दो चीज चेक करनी है। अगर तो घर मेरा अनफर्निश्ड है तो कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर की जो ये मेरी अमाउंट है ना, ऊपर की जो मैंने आपको चार्ट बना रखा है उसी से मेरा काम बन जाएगा। पर अगर घर मेरा फर्निश्ड है तो अनफर्निश्ड का निकालूंगी और फर्नीचर का निकालूंगी, दोनों का टैक्सेबल परक्विजिट में निकालूंगी। अगर तो घर मेरा अनफर्निश्ड है तो सिर्फ और सिर्फ मैं अनफर्निश्ड घर की टैक्सेबल अमाउंट निकालूंगी, फर्नीचर की नहीं निकालूंगी, और वो मेरा टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा। पर अगर तो मेरा घर फर्निश्ड है तो अनफर्निश्ड हाउस की और मेरे फर्नीचर की, दोनों की मैं टैक्सेबल परक्विजिट निकालूंगी। अब समझो, फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रखा है, तब क्या होगा, अगर घर मेरा फर्निश्ड है तो देखो कि क्या वो एम्प्लॉयर का खुद का था या फिर एम्प्लॉयर ने हायर पे ले रखा है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का था तो 10% ऑफ कॉस्ट, ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट, जो भी आपका फर्नीचर था उसकी कॉस्ट का 10% जो होगा मल्टीप्लाई बाय जितने महीनों के लिए आपको वो घर दिया गया, बेनिफिट दिया गया, डिवाइड बाय 12, मतलब
अगर मैं 10% ऑफ कॉस्ट लूँ तो पूरे साल का निकल जाएगा, डिवाइड बाय 12 किया 1 महीने का निकल जाएगा, जितने महीनों के लिए मुझे वो फैसिलिटी मिली उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी, तो वो मेरी टैक्सेबल अमाउंट निकल कर आ जाएगी। फोकस देने वाली बात यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे हमें फोकस करना है कि भाई जब वो सामान था, जो फर्नीचर था, कुछ भी अगर दिया गया तो उसकी कॉस्ट क्या थी, उस कॉस्ट का 10% जो होगा WDV डेप्रीसिएशन, यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं करी गई है, कोई बात नहीं करी गई। कॉस्ट का 10% जो होगा डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय जितने महीनों के लिए मैंने वो फैसिलिटी को यूज किया, ये क्या हो जाएगा मेरा टैक्सेबल अमाउंट फर्नीचर का। ये मेरा घर है, घर का तो मैंने निकाल लिया, घर के टैक्सेबल परक्यूजर कैसे निकलेगा, इस चीज को फॉलो करके निकलेगा, पर इस घर के अंदर जो फर्नीचर है उसका कैसे निकलेगा, उसका इस वाले फॉर्मूला को यूज करके निकलेगा। दूसरी चीज, अगर जो एम्प्लॉयर है उसने घर भाड़े पे ले रखा था फिर आपको दिया, तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, जो भी एम्प्लॉयर ने उस फर्नीचर के हायर चार्जेस पे किए मल्टीप्लाई बाय जितने महीनों के लिए मुझे वो बेनिफिट मिला डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 किया तो 1 महीने का निकल गया, मल्टीप्लाई बाय जितने महीनों के लिए मुझे वो बेनिफिट मिला, तो ये मेरे फर्निश्ड की निकल कर आ गई। बताओ समझ में आ गई ये चीज। RFA बहुत इजी। अब देखो अपनी आंखें बंद कर लो, ध्यान से सुनो। RFA बहुत इजी। सबसे पहले बाइफर्केशन में क्या देखेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय है। अगर तो वो मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस जो बता देगा उससे काम चल जाएगा। अगर वो मेरा अदर एम्प्लॉय है तो देखोगे कि हाउस जो है एम्प्लॉयर का है या फिर एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लिया है। अगर एम्प्लॉयर का है तो 5%, 7.5%, 10% ऑफ सैलरी। 5 कब, जब मेरी पॉपुलेशन 15 लाख तक है, 7.5 कब, जब पॉपुलेशन 40 लाख तक है, और 10 कब, जब पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा की है। सैलरी का मतलब कौन क्या होता है, सैलरी का मतलब होता है MBABCD, मैं बोलूं ABCD। हायर चार्जेस अगर पे कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है, तो वो या फिर 10% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो भी कमाएगा वो मेरी टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगी। कब, जब एम्प्लॉयर ने वो घर जो है वो हायर पे कर रखा है, रेंट पे ले रखा है अपना वो घर, ठीक है, खुद का नहीं है। ये कहानी ओके। उसके बाद अगर फर्नीचर भी दे रखा है, मतलब घर जो है वो मेरा फर्निश्ड है, तो देखूंगी एम्प्लॉयर का खुद का है या फिर हायर पे। खुद का है तो कॉस्ट का 10% मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स जितने तक बेनिफिट लिया डिवाइड बाय 12। अगर हायर चार्जेस पे कर रहा है उस फर्नीचर के तो हायर चार्जेस मल्टीप्लाई बाय जितने महीनों के लिए वो बेनिफिट मिला डिवाइड बाय 12। ये ओके हो गया, सैलरी ओके होगी। बताओ कहीं कोई डाउट नहीं है मैम, आगे चलो। कैलकुलेट करने के लिए MBABCD को, मतलब सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ RFA परकोजिट्स को हमें कंसीडर नहीं करना। ये तो मैं समझ ही गई, ये तो मैम आपने यहाँ पे भी लिखवा रखा था कि जब हम ये सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें परकोजिट्स को अपने एक्सक्लूड करके चल रहा है, परकोजिट्स नहीं लेने। उसके बाद MBABCD कैलकुलेट करेंगे ड्यू बेसिस पे। इट मीन सैलरी फॉर ओनली वन करंट पीरियड शुड बी कंसीडर, एडवांस सैलरी और एरियाज ऑफ सैलरी को इग्नोर करेंगे। इसका मतलब सिंपल सी चीज ये कहते हैं कि मैंने आपको क्या बताया, सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर के लिए, पर जब मैं RFA की कैलकुलेशन करने के लिए जब सैलरी निकालूंगी तब मैं सिर्फ ड्यू बेसिस कंसीडर करूंगी, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक की सैलरी को ही कंसीडर करूंगी। अगर मेरी इस पीरियड की सैलरी मार्च के बाद तक की सैलरी को यहां रिसीव हो गई या फिर इससे पहले की सैलरी एरियर ऑफ सैलरी इस पीरियड में रिसीव हो गई तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगी। सैलरी जो RFA की कैलकुलेशन में जाएगी वो ड्यू बेसिस पे जाएगी, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक की सैलरी को ही मैं कंसीडर करूंगी। अगर कोई एडवांस सैलरी मुझे मिल रही है या फिर एरियर ऑफ सैलरी मिल रही है तो मैं उसको सिंपली क्या करूंगी, इग्नोर करूंगी। समझ में आ गया। मतलब अगर पिछले सालों की COVID-19 की सैलरी मुझे एरियर सैलरी अब मिल रही है, नहीं लूंगी। अगर मुझे नेक्स्ट ईयर की सैलरी अभी मिल रही है इसी साल में तो एडवांस सैलरी को भी मैं नहीं कंसीडर करूंगी। MBABC के ABCD कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना है कि SSC ने ऑक्यूपाई कर रखा था हाउस, should be considered only at the time for which the SSC occupied the house। जैसे मैंने आपको HRA में बताया था, HRA की एग्जेम्पशन कब मिलती है, जब आपने एक्चुअल में रेंट पे किया हो। अगर आपने रेंट ही पे नहीं किया तो HRA की आपका टैक्सेबल हो जाता है पूरा का पूरा, ये चीज हमें पता है। तो ऐसे ही RFA की कैलकुलेशन के लिए हमें देखते हैं तब से चालू करेंगे जब से उसने वो घर को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। मान लो उसने घर ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया अक्टूबर से, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक की मैं MBABCD निकालूंगी, मतलब उस पीरियड तक की मैं क्या निकालूंगी, 6 मंथ की सैलरी निकालूंगी। इसकी सैलरी पूरे 12 महीनों की बेसिक नहीं लूंगी, बोनस 12 महीनों का नहीं लूंगी, जब से उसने घर को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया उस पीरियड से लेकर 31 मार्च तक की मैं क्या निकालूंगी, सैलरी निकालूंगी। 31 मार्च या फिर जितने पीरियड के लिए उसने ऑक्यूपाई किया, मान लो उसने अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ऑक्यूपाई किया तो 5 महीनों की मैं MBABCD निकालूंगी।
एमबी एबीसीडी कंप्यूट करने के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट को आपको इंक्लूड नहीं करना। भाई मैम आपने लिखवाया भी नहीं और ऑब्वियसली हम करेंगे भी नहीं, यहाँ पे कहीं भी मैंने आपको रिटायरमेंट बेनिफिट लिखवाया नहीं, लिखवाया तो इंक्लूड भी नहीं करेंगे। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड पीएफ एंड इंटरेस्ट ऑन पीएफ, इसको भी इग्नोर करना है, ऑब्वियसली करेंगे। आपने यहाँ पे पीएफ का भी जिक्र नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी घर ऑन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से उठ के वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है और उस चीज में उसको घर दिया जा रहा है, एट द न्यू प्लेस, नए जगह पे उसको घर दिया जा रहा है, वाइल जो एम्प्लॉय है उसने दूसरी प्लेस का घर अभी भी रिटेन कर रखा है, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, एक घर की जो टैक्सेबल अमाउंट होगी वो लोअर होगी फॉर अ पीरियड ऑफ टू 90 डेज एंड देयर आफ्टर वैल्यू ऑफ पर्पस शुड बी चार्ज फॉर बोथ द हाउसेस। समझ में आया? देखो ये कह रहे हैं कि आपका एक घर था, कहाँ पे, दिल्ली में, आपको एक घर दिया गया आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया, पर आप इतना अच्छा काम किया करते थे, आपको क्या कर दिया गया, मुंबई शिफ्ट कर दिया गया और मुंबई में आपको एक और आरएफए दिया गया, ठीक है। एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे और एम्प्लॉय को एक नई जगह पे आरएफए के तौर पे एक और घर दिया गया, पर जो एम्प्लॉय है, लेट्स सपोज मिस्टर राजन है, राजन ने दिल्ली वाला और मुंबई वाला दोनों घर को होल्ड कर रखा है, दोनों घर को होल्ड कर रखा है, रिटेन कर रखा है, तो वो कह रहे हैं पहले 90 दिनों तक, 90 डेज तक दोनों घर में से वो घर जिसका टैक्सेबल परक्विजिट कम आ रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ले लेंगे, ठीक है, उसको हम अपनी सैलरी के अंदर टैक्सेबल परक्विजिट दिखा देंगे एंड आफ्टर 90 डेज दोनों घरों की जो मेरे आरएफए निकल कर आएगा टैक्सेबल उसको कंसीडर करेंगे। तो सिंपल सी चीज क्या है कि आपका दिल्ली में घर था, आप ट्रांसफर हो गए, मुंबई में आपको घर मिल गया, दिल्ली में घर मिला था, ट्रांसफर हो गए, मुंबई में घर मिला, दोनों जगह के घर को आपने होल्ड कर रखा है, तो पहले 90 दिनों तक इन दोनों में, दिल्ली और मुंबई, जिसमें सबसे ज्यादा कम, जिसमें सबसे कम टैक्सेबल परक्विजिट आ रहा था वो आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे और 90 दिनों के बाद दोनों एरिया का, दिल्ली का भी और मुंबई का भी, दोनों एरिया का जो टैक्सेबल परक्विजिट निकल कर आएगा अलग अलग, उन दोनों को अलग अलग सैलरी के अंदर ऐड कर देंगे। तो मतलब ये जो बेनिफिट है सिर्फ 90 डेज तक मिलेगा, उसके बाद दोनों घर आपके टैक्सेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी मैम आ गई। इसके बाद इफ हाउस इज प्रोवाइडेड फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर, भाई एक घर था, दिल्ली में मुझे घर दिया गया, एक प्रीवियस ईयर दे दिया, अब नेक्स्ट ईयर फिर से मुझे वो घर मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर अगर घर आपको मिला है एक से ज्यादा प्रीवियस ईयर के लिए, तो परक्विजिट वैल्यू आपकी किससे ज्यादा नहीं हो सकती, आपकी परक्विजिट वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर फर्स्ट प्रीवियस ईयर। भाई जो आपका टैक्सेबल परक्विजिट निकल कर आया था पहले प्रीवियस ईयर के अंदर, मल्टीप्लाई कर देंगे इंडेक्स ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब एक तरीके से हम उसकी इंडेक्सेशन कर देंगे, ठीक है। कि भाई सीधी सी बात ये है कि अगर आपको पहले वो घर मिल रखा था, आपने पहले अपने सालों में उसका टैक्सेबल परक्विजिट निकाला होगा, अब इस साल भी आप सेम ही घर को रिटेन कर रहे हो, आपको वही चीज मोर देन वन प्रीवियस ईयर मिल रही है, तो अब उसका टैक्सेबल परक्विजिट कैसे निकलेगा, उसका टैक्सेबल परक्विजिट आपका निकलेगा जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी पहले प्रीवियस ईयर के अंदर जो आपका टैक्सेबल बना था, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। इंडेक्सेशन कर रहे हैं कि भाई अगर प्रीवियस ईयर के अंदर वो सामान इतने का था तो करंट ईयर के अंदर वो टैक्सेबल परक्विजिट कितने का हो जाएगा, अगर प्रीवियस ईयर में सामान इतने का था तो करंट ईयर में कैसे हो जाएगा, इसको मैं समझाती हूँ कैसे। देखो अगर आपका टैक्सेबल परक्विजिट निकल कर आया 1000 रुपीज, प्रीवियस ईयर कौन सा, लेट सपोज 2020 के अंदर, ठीक है, तो अब मान लो अगर आपको निकालना है करंट ईयर के लिए 2021 के लिए लेट सपोज, तो आपको क्या निकल कर आएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का इंडेक्स। ये जो इंडेक्स होंगे हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, नहीं गिवन होंगे तो निकालोगे कैसे, आपको थोड़ी पता कि इंडेक्सेशन कैसे निकलती है, तो ये इंडेक्स के नंबर जो होंगे ऑफकोर्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है कि भाई आपको अलग से मेहनत नहीं करनी, आप बस ये देख लो कि पिछले साल इतना किया, अब इस साल के लिए कितना होना चाहिए था, इंडेक्सेशन लगा देना, ठीक है। एक मैं ना आपको एग्जाम्पल करवाना चाहूंगी, एग्जाम्पल लिखो एक इसका, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अकोमोडेशन दी गई थी पहले प्रीवियस ईयर में, कौन सा प्रीवियस ईयर में, 2023-24 में अकोमोडेशन दी गई थी, कितना उसका टैक्सेबल परक्विजिट निकला था, टैक्सेबल परक्विजिट निकला था उसका 1,20,000, एक एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दी गई थी 2023-24 में जिसका टैक्सेबल परक्विजिट निकल कर आया था 1,20,000, ठीक है। अब आपको 24-25 प्रीवियस ईयर के लिए टैक्सेबल परक्विजिट निकालना है, आपको क्वेश्चन ये प्रोवाइड करता है कि आपके 23-24 में जो इंडेक्सेशन थी वो 348 थी और 20
ये है 23-24 और 24-25 में जो इंडेक्सेशन है वो आपकी 363 है। तो अब आप बताओ कि आपकी क्या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा। तो सबसे पहली चीज दोनों, जो आपका टैक्सेबल परक्विजिट है दोनों। अब एक चीज और है, आपने जो टैक्सेबल परक्विजिट निकाला है ना, जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा है वो है 1,40,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 24-25। तो क्या आपका टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा, जो आपकी अमाउंट एक्चुअली में आपने निकाली है 1,40,000, और दूसरी अमाउंट इंडेक्सेशन वाली कैसे, 1,20,000 वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर फर्स्ट प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का इंडेक्स कितना है 363, डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है 348। ये कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा आपका 1,25,172। दोनों में से जो भी लोअर होगा, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो क्या बन जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, आरएफए की आपकी टैक्सेबल वैल्यू बनकर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया कि ये इंडेक्सेशन वाला चीज कैसे वर्क करता है। आगे चलते हैं। अब सेकंड जो मुझे आपको परक्विजिट समझाना है वो है आपका होटल बेनिफिट का। मैम आरएफए और होटल जो होता है ना, सिमिलर सिमिलर होते हैं। कैसे, अब आपके एम्प्लॉय को आप कहीं या तो घर दे दोगे या फिर आप कहोगे होटल में स्टे कर ले, कहीं ना कहीं रहने के लिए छत तो दोगे ना। तो होटल बेनिफिट के लिए टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल परक्विजिट कैसे निकलता है, 24% ऑफ सैलरी या फिर हायर चार्जेस जो रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। और यहाँ पे 24% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब कौन सा होता है, सैलरी का मतलब वही जो हमने आरएफए की सैलरी कंसीडर करी थी, विच इज मैं बोलूं एबीसीडी, वही सैलरी आपकी कंसीडर होगी। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या निकल कर आएगा, 24% ऑफ सैलरी या फिर जो एम्प्लॉयर ने हायर चार्जेस पे किए, विच एवर इज लोअर। अब नोट्स क्या कह रहे हैं कि होटल बेनिफिट प्रोवाइड होगा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय एंड इट इज अप टू 15 डेज, देन इट इज नॉट टैक्सेबल। अगर आप अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए होटल दे रहे हो, 15 दिनों के लिए दे रहे हो, तब कोई आपके टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। भाई 15 दिन के लिए दे रहे हैं कोई बात नहीं, उसके बाद तो वापस कहाँ जाएगा बकरा, यहीं आएगा। तो इसीलिए एम्प्लॉय को अगर दिया जा रहा है होटल 15 डेज के लिए, तब वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये बात क्लियर होगी। इसके बाद हाउस फैसिलिटी और होटल फैसिलिटी के अंदर अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी अमाउंट रिकवर करा है एम्प्लॉय से, तो वो उसकी टैक्सेबल अमाउंट से कम हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी कि अगर एम्प्लॉय ने कुछ भी दे दिया एम्प्लॉयर को, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकल कर आएगी, टैक्सेबल जो बन के आई थी माइनस जो एम्प्लॉय ने अमाउंट पे कर दिया है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स ओके है। होटल बेनिफिट की टैक्सेबिलिटी नहीं आती अगर होटल जो है 15 दिनों के लिए दिया गया है अप टू 15 डेज, और होटल और हाउस फैसिलिटी के अंदर अगर एम्प्लॉय ने कुछ भी पैसा दे दिया तो उसके वो टैक्सेबल अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन पे करें। क्वेश्चन चलते हैं एफएमसी 29। क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्लैरिटी आएगी, समझ में आ जाएगा मुझे कि जो आपने प्रोविजन समझा मुझसे वो आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। एक चीज मुझे आपको एक बतानी है बेटा, मैं आपको इस तरीके से इनकम टैक्स करवा रही हूँ जिससे आपका कोई भी पॉइंट अनटच नहीं रहेगा, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या फिर वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि एग्जामिनेशन में बहुत रेयरली पूछा जाता है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जब आप कंप्यूटेशन वाले, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब आप कंप्यूटेशन के फाइनल बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब एक छोटा सा ही पॉइंट होगा, अगर आपको उस पॉइंट की नॉलेज नहीं है, अगर आपको प्रोविजन ही नहीं पता उसके बारे में कि उसके प्रोविजन में क्या लिखा गया था, तब आपका आंसर ऑफ कोर्स करेक्ट नहीं आएगा। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम करेक्ट नहीं आएगी और उसके बाद आपकी टोटल इनकम करेक्ट नहीं आएगी, जिस टोटल इनकम पे आप टैक्स निकाल रहे होते हो वो भी करेक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स, आपको एक चीज पता है कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है, हर चैप्टर आपका इंटरकनेक्टेड फील होगा आपको, आगे आगे जाओगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको 86 की डिडक्शन कराई थी, डिडक्शन वाले चैप्टर में है पर उसका रेफरेंस आपकी सैलरी के अंदर भी है। तो आप एक चीज फील करना कि हम अगर मैं आपको प्रोविजन सारे नहीं कराऊंगी, बहुत सिलेक्टिव स्टडी पे हम जाएंगे, तब एग्जामिनेशन के टाइम पे वो एक छोटी सी एडजस्टमेंट आपके सारे के सारे मार्क्स को खराब कर सकती है। तो इसलिए खूब सारी रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करते रहो। क्लास में आने से पहले पिछली क्लास में जो भी कराया था एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, FMC 29 R furnishes the following particulars of his remuneration for the previous year 24-25। क्या चीजें बताई है उसने कि भाई मेरी बेसिक सैलरी 24,000 पर मंथ है, डीए 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए वैसे टोटल कितना है 2,000 रुपए, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट कितना बनता है 2,000 का से 40%, लंच अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, 2 चिल्ड्रन के लिए दिया गया है 360 पर मंथ, 2 चिल्ड्रन के लिए 360 पर मंथ दिया गया है। ठीक है, उसको आरएफए मिला दिल्ली के अंदर। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मुझे पॉपुलेशन स्पेसिफाइड नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी है,
आप एक अंडरस्टैंडिंग तो लगा सकते हो, दिल्ली जैसा शहर है, पॉपुलेशन क्या 15 लाख होगी? नहीं, पॉपुलेशन इसकी 40 लाख से अबव होगी, तो इसका मतलब मैं अगर कैलकुलेशन करूंगी तो सैलरी का मैं 10% कंसीडर करूंगी। बट ऑब्वियस चीज है, समझ में आ गया। उसके बाद जो कॉस्ट है फर्नीचर की वो 2 लाख रुपीज है। इसका मतलब अब एक चीज समझ में आ गई कि ये जो हाउस है वो मेरा अनफर्निश्ड नहीं है, फर्निश्ड हाउस है। 2 एयर कंडीशनर भी दिए हैं, ठीक है, जो कि हायर करे गए थे कंपनी के थ्रू। समझ में आया? अगर वो एम्प्लॉयर के खुद के होते तब मैं 10% ऑफ कॉस्ट लेती, पर ये उसने हायर करे हैं, तो इसका मतलब हायर चार्जेस में चेक करूंगी। दैट हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड विद द अकोमोडेशन। हायर चार्जेस जो एसी का है वो कितना है? 4000 रुपीज। हायर चार्जेस जो एसी का है वो कितना है? 4000 रुपीज। कंप्यूट करो वैल्यू ऑफ आरएफए अगर एम्प्लॉय जो है वो ओल्ड टैक्स स्कीम में जाना चाहता है, प्रोवाइडेड वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, गवर्नमेंट provided by the government and the value of accommodation as per the government rule is this। accommodation गवर्नमेंट ने दी है या फिर accommodation आरबीआई ने दी है या फिर XYZ लिमिटेड ने दी है, तब क्या होगा इन सारे केसेस के हिसाब से आपको बताना है। आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर एक एक प्रोविजन को रिलेट करते हुए चलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बी पार्ट आपको बताना है वट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय, वट विल बी द वैल्यूएशन अगर एम्प्लॉय जो है आपका ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता और न्यू टैक्स स्कीम के अंदर टैक्स पे करता है, तो क्या होगा? चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मुझे निकालनी है वो ये है कि अगर अकोमोडेशन मुझे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, द गवर्नमेंट एंड द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, पहले केस में मुझे ये बताना है। एक एक पे चलेंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। अच्छा इधर आ जाओ। अब मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि अगर जो आपकी अकोमोडेशन है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड हो रही है, अब गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड हो रही है तो किसी प्राइवेट एम्प्लॉय को थोड़ी होगी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ही होगी। बट ऑब्वियस चीज है, गवर्नमेंट अगर अकोमोडेशन दे रहा है अपने खुद के एम्प्लॉय को देगा, और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय क्या कहलाता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाता है। तो उसके लिए अगर हाउस मेरा अनफर्निश्ड है तो कैसे निकलेगा हमारा टैक्सेबल परक्विजिट? जो उसकी लाइसेंस फीस है, जो गवर्नमेंट फीस बताती है उसके थ्रू, प्लस अगर मेरा फर्निश हो गया तब मुझे क्या देखना पड़ेगा? जो मेरी कॉस्ट का 10% है, जो कॉस्ट है उसका 10%, ठीक है, या फिर जो हायर कर रखा है वो गवर्नमेंट का जो खुद का है उसका 10%, और गवर्नमेंट ने जो हायर कर रखा है उसके हायर चार्जेस। ठीक है, इधर आ जाओ। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, दोनों स्कीम के साथ चलेंगे। अगर वो ओल्ड में है तब क्या होगा, अगर वो न्यू में है तब क्या होगा, और यहाँ हमारे सुंदर से पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बताने हैं ना मुझको, ओल्ड और न्यू दोनों स्कीम के बताने हैं, तो एक ही साथ बता देंगे, क्यों लोड लेना है इतना। चलो इसके बाद सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। भाई अभी मेरा फर्नीचर नहीं लगा, अभी तो सिर्फ घर घर की बात हो रही है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर्पसेस कैसे निकलेगा? एज पर द अमाउंट ऑफ लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने क्या रूल्स के हिसाब से क्या फी बताई है? 1000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? 1000 रुपीज इंटू में 12, कितना आ जाएगा? 12,000 रुपए। ओल्ड में भी और न्यू में भी, क्योंकि मैंने आपको अलग से प्रोविजन थोड़ी बताया न्यू के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं फर्निचर की, फर्निश्ड अगर हो गया फर्नीचर की, तो दो चीजें इसके अंदर आ रही है। सबसे पहले क्या आ रहा है? एक तो आपका फर्नीचर आ रहा है और दूसरे आपके 2 एसी आ रहे हैं। इधर आ जाओ। अब एक चीज समझो, यहाँ पे जो फर्नीचर की कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए है, और जो 2 एसी है वो हमने हायर पे लिए, एसी हमने हायर पे लिए, और जो हायर पे लिए उसका 4000 रुपीज पर एनम का हायर चार्जेस जा रहे हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि भाई जो सामान एम्प्लॉयर का खुद का है, मतलब फर्नीचर की कॉस्ट पता है तो फर्नीचर मतलब एम्प्लॉयर का खुद का है, तो 10% ऑफ कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ जिसके लिए बेनिफिट दिया गया डिवाइड बाय 12, और अगर हायर किया गया है तो हायर चार्जेस मल्टीप्लाई बाय जितने टर्म के लिए बेनिफिट दिया डिवाइड बाय 12। आ जाओ, इधर आ जाओ। फर्नीचर, फर्नीचर की कितनी वैल्यू है? 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज का 10% मतलब 10% ऑफ कॉस्ट कितने टाइम के लिए बेनिफिट दिया गया? कुछ बात नहीं करे कि टाइम लिमिट दी ही नहीं, तो इसका मतलब 12 महीने के लिए दिया गया, डिवाइड बाय 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000। और 2 एसी की बात कर रहे हैं, हायर चार्जेस कितने पे कर रहे हैं? 4000 पर एनम, डिवाइड बाय जितने महीनों के लिए बेनिफिट दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जितने महीनों के लिए बेनिफिट दिया डिवाइड बाय 12। कितना आ जाएगा यहाँ पे? कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4000। एक चीज और चेक करो, पर एनम है ऑफ ईच एयर कंडीशनर, देखो फोकस में लाओ, ईच एयर कंडीशनर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 8,000 रुपए। यहाँ पे भी सेम,
न्यू में भी सेम रहेगा। आरएफए में ओल्ड या न्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम चलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 28 + 12 40,000 और यहाँ पे भी सेम 40,000। पहला सॉर्टेड, पहला सॉर्टेड। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड आपको क्या निकालना है, अगर अकोमोडेशन आपकी आरबीआई दे रही है तब क्या होगा, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। अगर आरबीआई अकोमोडेशन दे रही है तब क्या होगा, ओल्ड में और न्यू में यहां मेरे क्या आ जाएंगे, पर्टिकुलर्स। ओल्ड में, न्यू में और यहां मेरे क्या आ जाएंगे, पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब होंगे बच्चे कंफ्यूज कि मैम अगर आरबीआई दे रही है तो मुझे एक चीज बताओ, आप अगर आरबीआई दे रही है तो मुझे एक चीज बताओ, ये वाला लूं या ये वाला लूं। अगर आरबीआई दे रही है तो मैं ये वाला पॉइंट उठाऊं या फिर ये वाला उठाऊं, आप मुझे बताओ। भाई आपको क्या करना है, आपको अदर एम्प्लॉय कंसीडर करना है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर है तो वर्ड एक्चुअल में गवर्नमेंट लिखा हुआ मिलना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट लिखा हुआ मिलना चाहिए। यहाँ पे आरबीआई लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट का ही पार्ट, पर मैं इसको गवर्नमेंट कंसीडर नहीं करूंगी, तो इसको ध्यान में रखना, इसको अदर तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसके लिए अगर वो दिल्ली में अकोमोडेशन है तो मैं क्या लूंगी, 10% ऑफ सैलरी। दिल्ली में अगर अकोमोडेशन है तो मैं क्या लूंगी, 10% ऑफ सैलरी। क्यों, अगर एम्प्लॉयर का वो खुद का है तो, अगर एम्प्लॉयर का वो खुद का है तो क्या यहाँ पे कहीं भी ये चीज लिखी हुई है कि एम्प्लॉयर ने उसको रेंट पे लिया, हाँ मैम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आरबीआई ने अकोमोडेशन दी और रेंट किया गया आरबीआई ने @10,000 पर मंथ पे, आरबीआई ने रेंट लिया गया 10,000 पर मंथ पे। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं क्या निकालती हूँ, सैलरी निकालती हूँ एक तरीके से। चलो आओ, एमबी एबीसीडी के हिसाब से मैं सैलरी की कंप्यूटेशन करके दिखाती हूँ पहले आपको। सबसे पहले क्या होगा आपका, बेसिक सैलरी। सबसे पहले तो आपकी टोटल बताना है ना मेरे को कि कितना उसके वैल्यू निकल कर आएगी, तो आ जाओ, बेसिक सैलरी कितनी आएगी उसकी बताना जरा मुझको। एक चीज मैं आपको समझा दूं, आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि अब हम अदर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। अदर एम्प्लॉय में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो घर खुद का है या फिर हायर कर रखा है। पर एक चीज मैंने आपको क्या बताई, हायर कर रखा है, क्योंकि उन्होंने हायर चार्जेस मुझे बताए हैं। तो मैं क्या लूंगी इसके अंदर, 10% ऑफ सैलरी या फिर हायर चार्जेस जो हमने पे करे, विच एवर इज लोअर। अब सैलरी की बात है 10%, तो इसलिए मैं यहाँ पे एमबी एबीसीडी के हिसाब से सैलरी निकाल रही हूँ। क्या किसी बच्चे को ये तो डाउट नहीं है ना कि मैं ये वाला पॉइंट लूँ या ये वाला पॉइंट लूँ, बताओ। क्या किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है ना कि मैं ये वाला लूं या ये वाला लूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि रेंट पे कर रहे हैं 10,000 पर मंथ का, तो इसका मतलब हायर कर रखा है, और हायर कर रखा है तो ये वाली चीज मेरी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं तो सैलरी की कॉम्पिटिशन कर रही हूँ ताकि 10% ऑफ सैलरी में निकाल पाऊं। बेसिक सैलरी कितनी निकल कर आएगी, बेसिक सैलरी निकल कर आएगी 24,000 पर मंथ इंटू में 12, कितनी आएगी, 2,88,000। फिर डीए, पर डीए कौन सा लेंगे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, वो कितना आएगा, वो आएगा मेरा 40%। ठीक है, डीए कितना है, 2,000 पर मंथ इंटू में 12 इंटू में 40%। ठीक है, 12 टू 24,000 का 40% कितना आ जाएगा, 9,600। डीए सेम हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, आपकी इसके अंदर आती है एम बी ए बी सी डी। डी से डीए गया, डी से बेसिक सैलरी गई, सी से कमीशन, कमीशन दे रखी है कुछ, कमीशन तो मैम नहीं दे रखी, ठीक है, कमीशन भी खत्म करो। उसके बाद अलाउंसेस, ए से क्या है मेरे सारे अलाउंसेस, अलाउंसेस पे आ जाओ। लंच है, मेडिकल है, सिटी कंपनसेटरी है, 400, 1,000 और 600। 400, 1,600 मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12। लंच था, मेडिकल था और सिटी कंपनसेटरी था। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 12 4 जा 4,800, 12,000, 12 6 जा 7,200। फिर इसके बाद आगे क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड 200, पर चाइल्ड 360 रुपीज, पर चाइल्ड दो चाइल्ड के लिए है और 360 रुपीज है, पर चाइल्ड है 360 रुपीज। तो यहाँ पे आओ, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना आपका टैक्सेबल होता है, मैम इसने बोला है 360 रुपीज दे रहा हूं, पर चाइल्ड के दे रहा हूं,
ऑफ कोर्स पूरे 12 महीनों को दूंगा, और इतने 360 दो चिल्ड्रन के लिए 12 महीने के लिए। एग्जाम्प्ट कितना हो जाएगा मैम? 100 रुपए एक बच्चे के लिए एग्जाम्प्ट होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा 6240, माइनस करो, यही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। और एक चीज और बताओ, न्यू स्कीम में क्या है? न्यू स्कीम में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है? नहीं 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 मैम, कहाँ से? न्यू स्कीम में क्या मिलता है? सिर्फ डीटी डीसी। न्यू स्कीम में क्या मिलेगी? सिर्फ डीटी डीसी की बस। तो करना 360 इंटू में 2 इंटू में 12, कितना आ रहा है? 8640, ठीक है। अब देखो ये मेरे अलाउंसेस भी कवर हो गए। बी से क्या था? बोनस। बोनस इसमें है नहीं। एम से क्या है? अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स, वो इसके अंदर है नहीं। बस सॉर्टेड हो गया। तो अब बताओ आपकी सैलरी कितनी निकल कर आ रही है? सैलरी आपकी कितनी निकल कर आ रही है दोनों केसेस के अंदर? 2,88,000 प्लस 9,600 प्लस 4,800 प्लस 12,000 प्लस 7,200 प्लस 6,240, कितना आ रहा है? 3,27,840, ठीक है। अगले पे चलो। 2,88,000 प्लस 9,600 प्लस 4,800, 12,000, 7,200, 8,640, 3,30,240, डन। अब क्या निकालेंगे हम? टैक्सेबल परक्विजिट्स। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स, सबसे पहले किस चीज की? अगर तो मेरा घर जो है वो अनफर्निश्ड है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की, ठीक है, ओल्ड के हिसाब से और न्यू के हिसाब से, कैसे निकलेगी? 10% ऑफ सैलरी। सेकंड, हायर चार्जेस, हायर चार्जेस पेड, विच एवर इज लोअर। सैलरी का 10% क्यों ले रहे हैं मैम? ये वाला प्रोविजन क्यों ले रहे हैं? ये क्यों नहीं ले रहे जो आपने ये सिखाया है यहाँ पे? ये वाला 5%, 7.5%, 10% ऑफ सैलरी, ये क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये जो घर है एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, उसने हायरिंग पे लेकर रखा है, उसने हायर कर रखा है। ये देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकोमोडेशन जो थी उसने रेंट पे कर रहा है आरबीआई। कितना आरबीआई रेंट पे कर रहा है? 10,000 पर मंथ का। अगर वो रेंट पे कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि घर जो है वो हायर कर रखा है, घर जो है वो हायर कर रखा है। और सिमिलरली XYZ लिमिटेड ने भी जो है अकोमोडेशन दी है, उस पे उसने रेंट पे कर रहा है 10,000 पर मंथ का। तो इसका मतलब मैं दोनों को एक साथ लिख सकती हूँ, क्योंकि कोई चेंज है ही नहीं। XYZ लिमिटेड रेंट अगर चेंज हो रहा होता तब मैं अलग अलग बनाती, रेंट मेरा चेंज हो ही नहीं रहा। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी निकल कर आई है? 3,27,840। तो ये कितना हो जाएगा? 3,27,840। और न्यू में 10% कितना हो जाएगा? 3,30,24। हायर चार्जेस कितने पे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम हायर चार्जेस पे कर रहे हैं। कितने पे कर रहे हैं? 10,000 रुपीज पर मंथ कर रहे हैं। दिखाना जरा, पर मंथ कर रहे हैं, हाँ जी। 10,000 रुपीज पर मंथ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 12, कितना हो जाएगा ये? 1,20,000, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 1,20,000। हायर चार्जेस उन्होंने पे कर दिए। अब बताना बताना बताना, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर क्या बन जाएगा आपका? टैक्सेबल परक्विजिट, टैक्सेबल परक्विजिट अनफर्निश्ड वाला। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, तो ऑब्वियसली 32,784 होगा, और ये 33,224 होगा। अब ये तो अनफर्निश्ड का निकल कर आ गया। अब क्या निकालूंगी मैं इसके अंदर? फर्निश्ड का। तो फर्निश्ड के लिए क्या करूंगी मैं? चेक करूंगी कि वो खुद का है, एम्प्लॉयर का खुद का है, या फिर एम्प्लॉयर ने हायर पे ले रखा है। तो एक चीज तो पता ही है कि जो मेरा फर्नीचर है वो उसका खुद का है। तो फर्नीचर की जो कॉस्ट है 2 लाख रुपीज का 10%, कितने महीनों के लिए लिया? 12 महीनों के लिए लिया, 12 महीने तक बेनिफिट आया इसका। तो ये कितना हो जाएगा? 20,000। ये कितना हो जाएगा? 20,000। सेकंड क्या था? 2 AC जो हमने हायर करे हैं, क्या 4,000 रुपीज का एक एसी था, दो लिए हैं, तो 8,000 रुपए के मेरे ये टैक्सेबल परक्विजिट निकल कर आ गए। तो टोटल, टोटल बेटा टोटल परक्विजिट वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन कितनी निकल कर आ रही है? बताना जरा। 60,784 आ रहा है एक तो मेरा, 28,000 प्लस 33,024, ये हो जाएगा 024, 61,024। यही निकालनी थी परक्विजिट वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। यहाँ पे ऐड कर देना। सैलरी आई,
परक्विजिट वैल्यू कितनी निकल कर आ रही थी? 60,784 और 61024। अब एक चीज और है, ये तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था, इधर सैलरी मत लिखना। क्यों? क्योंकि सैलरी तो इसको ऐड करने के बाद आती है। सैलरी तो इसको ऐड करने के बाद आती है, तो यहां पे लिखना अब आप सैलरी, इन दोनों का टोटल लगा लेना बस। समझ में आ गया? आपको आइडेंटिफाई हो गया कि भाई मुझे कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला और ये वाला हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। फर्निश वाला मैंने आपको दोनों ही सिखा दिए। एसी जो था वो हायर था, फर्नीचर जो था वो उसका खुद का था, 10% ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स वाला था ही नहीं फंडा, तो इसलिए ये वाला प्रोविजन उतने अच्छे से यूज नहीं हो पाया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आई होप इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है। FMC 30, ए वर्क कर रहा है एज ए जनरल मैनेजर ऑफ पी कंपनी लिमिटेड। पर्टिकुलर्स क्या है इसके? सैलरी है, बोनस है, कन्वेंस अलाउंस है, जो कि 70% ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए हमने किया है। ठीक है। कन्वेंस अलाउंस है। कन्वेंस अलाउंस याद है मैंने आपको क्या बताया था? एक तो आपका क्या था? ट्रैवलिंग, और दूसरा क्या था आपका? कन्वेंस। मेडिकल अलाउंस है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 10% ऑफ सैलरी है। ये वाली चीज आपकी ऐड नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आपका एमबी एबीसीडी में नहीं आता। अकोमोडेशन दिया गया गुड़गांव के अंदर, जहां की पॉपुलेशन कितनी है? 20 लाख रुपए, 20 लाख लोगों की है, तो मतलब कितना लगेगा? 7.5%, बट ऑब्वियस है 15 लाख से ज्यादा की है। कंप्यूट क्या करना है? वैल्यू ऑफ आरएफए, जो कि हम सैलरी के अंदर डालेंगे। सैलरी इनकम कंप्यूट करते समय एक ही फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, अगर एम्प्लॉय ने ऑप्ट किया ओल्ड रिजीम में, और अकोमोडेशन खुद का है कंपनी का, या फिर अकोमोडेशन कंपनी ने हायर करके दे रखा है, और न्यू स्कीम के अंदर होगा तब क्या चीज होगी। ठीक है, निकाल लेते हैं हम। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ, पूरा लिखना, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, यहाँ पे न्यू और यहाँ पे ओल्ड। एक चीज मैं आपको सिखा देती हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगी ये चीज। आपको ओल्ड न्यू मत लिखना, आप इसको अच्छे से प्रेजेंटेशन लिखना कि डज नॉट, या फिर ऐसे लिखना आप इसको, ऑप्ट फॉर 115 बीएसी, और यहाँ पे लिखना ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, ऐसे लिखना प्रेजेंटेशन के तौर पे। ओल्ड न्यू तो मैंने आपको सिखाने के लिए लिख दिया, प्रेजेंटेशन जब करोगे तब इस तरीके से लिख कर आना, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करें? चलो, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? हमें एक चीज पता है कि यहाँ पे 7.5% ऑफ सैलरी लगाना है हमें, तो सैलरी की कंपटीशन कर लेते हैं कि आरएफए के हिसाब से एमबी, मैं बोलू सैलरी, एम मैं बोलू एबीसीडी, कैसे निकलेगा? ठीक है, चलो, बेसिक सैलरी कितना आएगा? 20,000 पर मंथ इंटू में 12। सिंपल है ये तो, 2,40,000। डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए है नहीं है, ऐसा लिख लो ऊपर। मैं बोलू ए बी सी डी, डी है नहीं, बेसिक सैलरी मैंने डाल दी। उसके बाद बोनस 38,400, पूरे साल का ही गिवन है। बोनस 38,400, बी कट, बोनस भी हो गया। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस, अलाउंसेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस कितना है? 70% हमने स्पेंड किया ऑफिशियल ड्यूटीज पे, 4,000 इंटू में 12, 12 फोर 48, 48,000 हो गया। उसके बाद 70% हमने स्पेंड किया है ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए। का सिंपल सा ये मतलब है कि 30% पर्सनल के लिए किया होगा। अब कोई भी चीज पर्सनल जगह पे तो आपको टैक्सेबल थोड़ी, आपके लिए एग्जाम थोड़ी होगी, टैक्सेबल होगी। तो 30% इसका मेरे लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और दोनों ही केसेस के अंदर, ओल्ड में भी और न्यू में भी, क्योंकि डीटीडीसी में जो सी है वो मेरा कन्वेंस अलाउंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मेरा कन्वेंस अलाउंस, कितना आएगा? 4,000 मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12, और उसका 30%, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए है, कितना आएगा? 14,400। सबका यही आएगा, और दोनों केसेस में यही आएगा। उसके बाद मेडिकल अलाउंस 12,000 परफेक्ट है, मेरे अलाउंसेस भी कवर हुए।
कमीशन कुछ है नहीं, तो सी भी कट कर दो, कमीशन भी नहीं है, अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ टोटल कितना आ रहा है? टोटल आएगा 240 प्लस 38,400 प्लस 14,400 प्लस 12,000, 3,04,800। और यहाँ पे निकालना 3,04,800, कोई चेंजेस है नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा। अब सैलरी का 7.5%, समझ में आ गया कि 7.5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो मेरी पॉपुलेशन है वो 20 लाख रुपए है, तो 7.4% ऑफ 3,04,800 कितना निकल कर आएगा? 22,860। और दोनों केसेस के अंदर वो सेम ही रहेगा क्योंकि सैलरी सेम है, ठीक है। तो अगर 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 मैं ये कहूं कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहा है, तो उसके लिए टैक्सेबल अकोमोडेशन कितना बन जाएगा? 22,860। और अगर वो न्यू को ले रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये चीज हो जाएगी। अब बात करते हैं किसकी? फर्नीचर की। कोई फर्नीचर दे रखा है? नहीं, ये हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। गुड़गांव है, अकोमोडेशन है। अच्छा, अगर अकोमोडेशन में रेंट पे कर रहे हैं तब क्या होगा? अब बताओ, पहला वाला केस क्या था? अगर ओन्ड है, अगर वो ओन्ड है तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा मेरा? टैक्सेबल परक्विजिट्स 22,860। सेकेंड केस में क्या है? अगर वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तब क्या निकलेगा? 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10% कितना निकलता है? 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। सैलरी का 10% कितना आएगा? 30,480, ठीक है। और हायर चार्जेस कितने पे हो रहे हैं? 14,000 पर मंथ। तो 14,000 इंटू में 12 कितना हो रहा है? 1,68,000। विच एवर इज लेस, लेस कितना है? 30,480। ये मेरा टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा अगर वो हायर वाला केस है तो। कितना? 30,480। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस सब ओके। व्हाट विल बी द वैल्यूएशन इफ एम्प्लॉयर डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड ही इज अंडर न्यू रिजीम? अगर वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन जो होगी, अगर वो न्यू रिजीम के अंदर जाएगा तब सेम ही रहेगी। ये जो हमने केस निकाला है न्यू रिजीम के अंदर भी सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस थोड़ी है। आरएफए चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो सेम ही रहेगा। तो क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? इसके अंदर फर्नीचर वाला कंसेप्ट नहीं था, पर इसके अंदर यह था कि अगर ओन्ड हुआ तब क्या निकल कर आएगा, अगर हायर्ड हुआ तब क्या निकल कर आएगा। मतलब एक तरीके से आपके ये वाले दोनों कंसेप्ट टच हो गए इसके अंदर, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं फटाफट से। क्या है मेरा? एफएमसी 31। बेसिक सैलरी 15,000, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट 40% ऑफ बेसिक सैलरी है और पूरा का पूरा फॉर्मिंग पार्ट है। सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसको अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है। ध्यान देखो, अनफर्निश्ड। रेंटल वैल्यूज कितनी जा रही है? 24,000 पर एनम, मतलब हायर्ड है, तो इसका मतलब 10% ऑफ सैलरी या फिर हायर चार्जेस व्हिचएवर इज लोअर। कंप्यूट करो ग्रॉस सैलरी ऑफ आर अगर वो ओल्ड रिजीम में है, ठीक है। अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन। आपको आर की सैलरी बतानी है अगर जो पॉपुलेशन है उसकी वो 10 लाख तक है, नॉट एक्सीडिंग 15 लाख, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख एंड नॉट एक्सीडिंग 15 लाख। दोनों 15 लाख से ऊपर नहीं है और 10 लाख से ऊपर नहीं है। 10 लाख से तो ऊपर है बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, और 15 लाख से ऊपर है बट नॉट एक्सीडिंग 40 लाख, और एक्सीड कर रहा है 25 लाख और एक्सीड कर रहा है 40 लाख। तब क्या आपको निकालना है? और आपको बताना है कि अगर न्यू स्कीम में होगा तब क्या होगा, ठीक है। निकाल लेते हैं। पता कैसे होगा इसको सॉल्व? समझो, आपको निकालनी है कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। आपको ग्रॉस सैलरी ही निकालनी है। अब तीन सिचुएशंस है आपके पास। तीन कौन कौन सी सिचुएशन है आपके पास? पहली सिचुएशन क्या है आपके पास कि वो 15 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी सिचुएशन आपके पास क्या है कि 15 लाख से तो ऊपर ऊपर 40 लाख से नहीं होना चाहिए, और तीसरी सिचुएशन है कि 40 लाख से ऊपर ना हो, ठीक है। समझ में आ गया? कर देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। सिचुएशन 1, 2, 3, ए बी सी मैंने बना दिया तीन सिचुएशंस को, ताकि मेरा आंसर जो है वो इजिली सॉल्व हो जाए। ए बी सी मैंने तीन सिचुएशन को बना दिया, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी आएगी? तीनों केस में ऑब्वियसली सेम आएगी। 15,000 इंटू में 12 कितना आ जाएगा? 1,80,000। फिर बात करेंगे किसकी? डीए की। डीए कितना आएगा? 40% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 1,80,000
1,80,000 का 40% मेरा आ रहा है 72,000। सब केसेस में सेम 72,000 डीए आ गया। उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल कितना है 3,000 पर मंथ और 12 3 36 तो 3,600 पर एनम। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 200 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। इधर आओ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना दे रखा है 200 पर मंथ, 200 पर मंथ पर चाइल्ड। 200 जो है वो एक चाइल्ड का है, दो चाइल्ड के मल्टीप्लाई बाय 12। एग्जेम्प्ट कितने होते हैं, एग्जेम्प्ट होता है 100 पर चाइल्ड, दो चाइल्ड के लिए मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो इतना इसका कितना आ जाएगा 100 इंटू में 2 इंटू में 12, ये मेरा टैक्सेबल निकल कर आएगा 2400। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मेरा टैक्सेबल निकल कर आएगा वो आएगा 2400। ये ओके जी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट 1800 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो मेरा एग्जेम्प्ट नहीं होता है, वो ट्रैवलिंग था, ये ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, 1800 पर मंथ, तो 1800 इंटू में 12 कितना होता है 21,600 ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब निकाल लो, टोटल कर लो इसका, और वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन भी इसमें ऐड होगी। परक्विजिट की वैल्यू, परक्विजिट मतलब वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इसके अंदर ऐड होगी, तब मेरी टोटल सैलरी निकल कर आ जाएगी। अब वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कैसे निकलेगी मेरी, वर्किंग नोट नंबर 1 से। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। पहले वाले केस के अंदर क्या है, नॉट एक्सीडिंग 15 लाख। अगर 15 लाख तक है तो 5% ऑफ सैलरी। सैलरी अभी तक कितनी निकल कर आई है 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 3,600 प्लस 2,400 प्लस 21,600, ये निकल कर आई है 279,600। इसका 5% कितना आ रहा है 13,980 का टैक्सेबल परक्विजिट कितना निकल कर आया 13,980। सेकंड केस के अंदर, ये तो केस नंबर 1 हो गया, ग्रेटर देन 15 लाख अप टू 40 लाख कितना हो जाएगा मेरा 7.5% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है वही सेम आएगी, कितनी 2,76,900। तो 2,76,900 का 7.5%, ये आ रहा है आपका 2,0767.5। ठीक है, ओके, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 279,600 है, ये गलत तो नहीं किया मैंने कुछ, चेक कर लेते हैं। 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 3,600 प्लस 2,400 प्लस 21,600, यार 279,600, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी। 279,600 इसका निकालो 7.5%, यार है 20970। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 20970। अब वही सेम, अगर मेरी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 40 लाख है, मतलब वैल्यू मतलब पॉपुलेशन जो है, तो 279,600 का 10% कितना आएगा 27960। ठीक है, 10% ऑफ 279,600, तो 27960 टोटल लगा दो, आपकी सैलरी निकल कर आ जाएगी ओल्ड के हिसाब से। इसको लिखो ग्रॉस सैलरी। समझ में आ गई कि परक्विजिट की वैल्यू ऐसे क्यों आई है, समझ रहे हो ये वैल्यू क्यों ली मैंने, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन मैटर कर रही थी। यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि वो रेंट पे दिया गया है, द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ हाउसेस, फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी है, पर यहाँ पे दे रखा है कि वो रेंट पे दिया गया है। बोल रहे हैं कि ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करो ओल्ड रिजीम के हिसाब से, अगर पॉपुलेशन इतनी इतनी है तो, अगर पॉपुलेशन इतनी इतनी है तो। ठीक है, चलो 24। एक बात बोलूं, एक बात बताऊं आपको, एक चीज समझो उधर, अगर मैं ये वाला पॉइंट भी कंसीडर कर लेती ना कि 24,000 का हम रेंट पे कर रहे हैं पर एनम का, अगर मैं यहाँ पे रेंट भी डालती 20, यहाँ पे रेंट भी डालती 24,000 का, ठीक है, अगर मैं ये कंसीडर भी कर रही होती, तब ये वाली तो वैल्यू हमेशा कम ही रहती, पर यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती। पर देखो
यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ बेटा, फेयर रेंटल वैल्यू बता रखा है कि अगर वो हाउस है, उसको अगर मैं खरीदती तो 24,000 रुपए मुझे देने पड़ते। ये नहीं बोला कि मैंने रेंट पे ही ले रखा है, मैंने हायर पे ले रखा है। समझ में आया? क्या ये चीज़ समझ में आई? बहुत बच्चे हो सकते हैं इससे कन्फ्यूज़ हो जाए कि मैम रेंटल वैल्यू तो दे रखी है। वो ये बोल रहा है कि भाई उस सिमिलर प्रॉपर्टी को अगर मैं खरीदना चाहूँ तो 24,000 रुपए का रेंट देना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल रहा कि रेंट दिया है मैंने। ठीक है? तो इसलिए मैंने ये वाला प्रोविज़न लगाया। ग्रॉस सैलरी मुझे टोटल करके बता दो। टोटल करके बता दो मुझे ग्रॉस सैलरी कितनी आ रही है? मेरा आ रहा है 293,580, 3,05,70। इसका टोटल करना 180 इज़ यही आ रहा है ग्रॉस सैलरी सबकी। ये किसके हिसाब से निकली? ओल्ड के हिसाब से। अब मुझे किसके हिसाब से निकालनी है? न्यू के हिसाब से। क्या न्यू के हिसाब से खुद निकाल लोगे? यस मैम। न्यू रिजीम के हिसाब से खुद से निकाल लोगे? हाँ, निकाल लेंगे। होमवर्क में निकाल लेना। सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। चेंज कहाँ पे रहेगा सिर्फ? सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ पे रहेगा? चेंज रहेगा आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर कि आपका पूरा का पूरा 200 इंटू में 2 इंटू में 12 विच कम्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 4800 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। सिर्फ आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर चेंज आएगा, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद आपकी जो सैलरी निकल कर आएगी, इसको टोटल करने के बाद, इसको टोटल करने के बाद जो सैलरी आएगी, उसका 5%, उसका 7.5% और उसका 10%। तो न्यू स्कीम के हिसाब से आप निकाल लोगे। मैं इसका ना आंसर लिख देती हूँ आपको कि न्यू स्कीम के हिसाब से आपकी जो ग्रॉस सैलरी आएगी, वो आएगी आपकी सिचुएशन ए में, बी में और सी में। कितनी आएगी? 296,100। कहीं कोई डिफरेंस नहीं है यार, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। सिर्फ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपका पूरा पूरा टैक्सेबल करना है। ठीक है? बिल्कुल सेम। आ जाओ। ये मेरा वर्किंग नोट था। चलो, एफएमसी 32 अबव इलस्ट्रेशन में जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन कराया अभी एफएमसी 31, एज्यूम करो कि जो हाउस था वाज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हमने इसको रेंट पे लिया था। अब बताओ कि भाई हाउस जो था मैंने रेंट पे लिया था, अब क्या होगा? ओल्ड के हिसाब से, न्यू के हिसाब से। मैं आपको ओल्ड का करा देती हूँ, ओल्ड रिजीम का। अगर मैं ये कहूँ कि हाउस मैंने हायरिंग कर रखी है, हायर कर रखा था, तो दो चीजें हैं। एक तो 10% ऑफ सैलरी और दूसरा हायर चार्जेस। 3 सिचुएशन बनेगी ही नहीं। इसके अंदर 5%, 5.5%, 10% वाली सिचुएशन बनेगी ही नहीं। सीधा सैलरी का 10% है, हायर चार्जेस। हायर चार्जेस बोल रहे हैं 24,000 पर एनम है मेरे। सैलरी का 10% कितना है? सैलरी निकल कर आई मेरी 2,79,600। तो 279,600 का 10% कितना आ रहा है? 27960। विच एवर इज लोअर? लोअर में कितना आ रहा है? 24,000। तो मेरी टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू कितनी बन जाएगी? 24,000। ठीक है? समझ में आ गया? अब सेकंड, अगर मैं आपको न्यू की बात करूं, न्यू में हायर कर रखा तो वही दोनों प्रोविजन। 10% ऑफ सैलरी। न्यू के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बनेगी? एक का बताऊं आपको? न्यू के हिसाब से आपकी सैलरी कितने बनने वाली है? वही 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 3,600 प्लस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पूरा आएगा। कितना आएगा? 4,800 का आएगा। 21,600 ऐड कर दिया, ये कितना आएगा? 2,82,000। ठीक है? 2,82,000 आएगा ये मेरा। यहाँ पे आ जाओ। 2,82,000 का 10% कितना आ रहा है? 28,200। रेंट कितना पे करे? 24,000। विच एवरेज लोअर? 24,000। ये मेरा टैक्सेबल परक्विजिट आ गया। ठीक है? समझ में आ गया? टैक्सेबल परक्विजिट सिंपल इजी क्वेश्चन है मेरा, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। जो मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, इसको होमवर्क में कंप्लीट कर लेना एंड आपका आरएफ होटल कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना।